Very, very good afternoon to all my dear friends. आपको सबको मालूम होगा कि हमारे सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पेपर नंबर 3, हमारा जो पेपर नंबर 3 है उसको बोलते हैं जी मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आपको नाम से ही नजर आ गया होगा, हमारे इस पेपर के 3 पार्ट हैं। तो आप ध्यान से देखना बेटा, क्या वेटेज है क्या है। तो हमारा पार्ट ए में हमारा आएगा मैथमेटिक्स। अब आप कह रहे होंगे सर 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ा था क्या वैसा ही होगा? तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 12th वाले मैथमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। जिन बच्चों ने 12th में मैथ्स पढ़ा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा और भी ज़्यादा अच्छी बात, क्योंकि हम बिल्कुल 0 लेवल पे मैथ पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली ये हमारा होता है बेटा बिजनेस मैथ, क्योंकि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कोस थीटा का इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। हम जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो प्योरली एंड प्योरली बिजनेस से रिलेटेड होगा। आपका क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा जी मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, आप बताओ जी मैं कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूं, इक्विटीज़ में पैसा लगाऊं या डेट्स में पैसा लगाऊं, क्या मैं इस पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। तो हमारा मैथमेटिक्स प्योरली एंड प्योरली बिजनेस से रिलेटेड होगा कि हम अपने बिजनेस में मैथमेटिक्स को कैसे यूज़ करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को जब सर्विस देते हैं तो बिजनेस मैथ्स को कैसे यूज़ करते हैं। और ये हमारा होगा बेटा 40 मार्क्स का। और 40 मार्क्स का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 40 तक मैथमेटिक्स के होंगे। जो हमारे पहले 40 क्वेश्चन होंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ बेटा पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसके बाद हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जैसा कि आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग। अब काफ़ी लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है। अब ये आपको सिखाएगा कि हमें अपनी लाइफ में लॉजिकल होना चाहिए। अगर हम किसी को कोई भी बात करते हैं तो देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड दैट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम मैच्योर्ड कैसे बनेंगे, हमारी लाइफ कितनी अच्छी कॉम्पिटेंट बन सकती है, एक कॉम्पिटेंसी में कैसे जा सकते हैं। मोर वी आर लॉजिकल, मोर वी आर कन्विंसिंग। अगर हमारी बात बहुत लॉजिकल है, हम अपने बच्चों को कन्विंस कर पाएंगे, हम सोसाइटी को कन्विंस कर पाएंगे। हमारी बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्या कहना चाहते हैं हमें खुद ही नहीं पता, तो बेटा दूसरा आदमी हमारी बात पे क्या भरोसा करेगा और हमारी क्या क्रेडिबिलिटी मार्केट में रहेगी। तो ये लॉजिक क्या होता है, लॉजिक को हम कैसे सीखेंगे, इसके ऊपर हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। ये हमारा हो गया बेटा 20 मार्क्स का। 40 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, दिस इज 60 मार्क्स। पार्ट सी। अब हमारी सीए इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी है। उनको ये लगता है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दूर दराज के इंटीरियर एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया भी नहीं जाता। बच्चों की तो बेचारों की कोई गलती नहीं है, टीचर्स की, हम लोगों की ज़्यादा गलती होती है, हम प्रॉपर वे में आपको नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूट कहते हैं जी हम एक पेपर रख देते हैं इसके साथ स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जिस बच्चे ने दिल्ली से बाहर किसी भी स्टेट में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसने स्टैटिस्टिक्स भी जरूर पढ़ी होगी। तो इंस्टीट्यूट ने कहा जी 40 नंबर का ये रख देते हैं ताकि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, और स्टैटिस्टिक्स हमारे को कंपनसेट कर देती है। अब आप देखो जी क्वेश्चन नंबर 61 से लेके और क्वेश्चन नंबर 100 तक ये हमारी स्टैटिस्टिक्स कवर होगी। मैंने अभी तक जो आपको बताया बेटा, आपको समझ आ गया होगा। हमारे पेपर में टोटल मिला के
100 क्वेश्चन आते हैं। और हमारा जो पेपर होता है दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है? आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दी हुई होंगी। आपने ये बताना है कौन सी ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, कौन सी ऑप्शन बेटर है। जो ऑप्शन बेटर है हम आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे। एक हमारी होती है OMR शीट। OMR शीट पे आपको मार्क करना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो A ठीक है, क्वेश्चन नंबर B में मान लो किसी क्वेश्चन मान लो B आंसर है, किसी में C आंसर है, तो OMR शीट पे आपको लिखना होता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे को जो टोटल टाइम मिलता है बेटा वो मिलता है 2 आवर्स का। मैथमेटिक्स का पेपर आपका होगा 2 घंटे का, जबकि आपका अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर, उनके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। और पेपर स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट्स और भी मिलते हैं, जैसे आप CBSE में देते थे। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर सोच लीजिए, उसके बाद आपको आंसर शीट मिलेगी। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा लॉस क्या होता है बेटा? जैसे मान लो जी हम किसी स्कूल में पेपर देने के लिए गए, ये हमारी शीट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ना बच्चे बैठे हुए हैं। अब कोई भी स्कूल की टीचर होगी, वो क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे एग्जैक्ट 3 बजे बांटना शुरू करेगी। और बांटते बांटते जब वो लास्ट बच्चे तक पहुंचती है तो कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हमारे वेस्ट हो चुके होते हैं। अब उस बच्चे के हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पहले ही 5 या 10 मिनट लेट आता है। अब 2 घंटे में से बेटा 10 मिनट तो चले गए। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो, देखते हो जी क्या पोजीशन है, तो मैं मान ला हूँ जी एक नॉर्मल वे में 10 मिनट आपके और भी वेस्ट हो जाते हैं। वो वेस्ट क्या होते हैं? आपने पेपर देखना शुरू किया, अगर तो पेपर आपको लगा अरे मज़ा आ गया, सारे क्वेश्चन तो किए हुए हैं, तो भी आपको एक्साइटमेंट हो जाएगी, यू विल गेट एक्साइटेड। और थोड़ा थोड़ा फिर आपको मतलब टाइम माइंड सेटअप चेंज होना शुरू हो जाएगा। और मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा यार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं समझ ही नहीं आ रहा, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। दोनों ही वे में 5-7 मिनट आपका गैप हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं प्रैक्टिकली हमारे को 100 मिनट्स का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जिसको आप 2 घंटे बोलते हो, प्रैक्टिकली मैं उसको 100 मिनट मान के चलता हूँ। 100 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप ये मान लीजिए ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट टेक्निक से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है। जब हम शॉर्टकट टेक्निक से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 आपके माइंड में एकदम आ जाएगा इसका आंसर C है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर B है। वो सारी टेक्निक आपको समझने की ज़रूरत है। और सेकंड बात, मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है बेटा, हमने इतने सालों से जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि किसी भी स्टूडेंट के 90 से कम नंबर तो आने ही नहीं चाहिए। अगर बिलो 90 किसी बच्चे के नंबर आते हैं तो मैं तो उसको ये नहीं मानता कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी कोशिश ये रहती है बिटवीन 90 एंड 100 हम कितना स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपसे केवल एंड केवल एक प्रॉमिस करवाना चाहूँगा, आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि मुझे मैथ में पूरे 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। किसी और से प्रॉमिस करोगे तो प्रॉमिस टूट जाएगा, अपने आप से प्रॉमिस करोगे कभी भी आपकी बात गलत नहीं होगी। आपने पूरी कोशिश करनी है कि हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को 2 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए, पहला काम हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या चीज होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा आपके 12th क्लास में ले जाता हूं। 12th क्लास में क्या था बेटा, आपका सीबीएसई का पेपर होता है। आपका तो बाई चांस हुआ ही नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। अब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी पैटर्न सेट होगा, सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन उसमें सीबीएसई ने ना आपको एक बुक प्रिस्क्राइब की हुई है, एनसीईआरटी। तो सीबीएसई एग्जामिनर्स को बोलते हैं जितना भी पेपर आप बनाओगे मोर देन 80% एनसीईआरटी की बुक से ही बनना चाहिए। तो आपके जितने भी स्कूल हैं, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग सेंटर में पढ़े, वो लोग आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी 100% कवर करवा देते हैं। मैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूं, मैथ्स में नंबर कितने आए हुए हैं जी, 96। लेकिन उनसे पूछो बेटा तेरे को मैथ्स आता है, तो वो कहता है सर मैंने तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे भी रट्टा लगाया हुआ था और मैटर ऑफ चांस है वही का वही एग्जाम्पल पेपर में आ गया और मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिल गए। अगर आप मेरे से कुछ पूछोगे तो मेरे को मैथ बहुत अच्छा आता नहीं है। ये वाली बात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, दिल्ली के बच्चों की बता रहा हूँ और एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की बता रहा हूँ। मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कुछ बच्चों की नहीं होती है। हम एक काम ये करेंगे, हम अपने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और साथ में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉड्यूल दिया है जिसको आप बोलते हो स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास में करवाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे होता है बेटा स्कैनर। ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको मार्केट से खरीदना नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। स्कैनर का मतलब होता है 10 ईयर पेपर। जो आप 10 ईयर पेपर 12th में लेते थे, तो 2006 से लेके जनवरी 2021 तक मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कभी भी पूछा वो उस स्कैनर में होगा। 2006 में कैसा पेपर आया था, 2008 में कैसा आया था, 2019 में, 18 में कैसा आया था, तो ये सारा का सारा 2006 से लेके एक साल में 2 बार पेपर होते हैं। तो कम से कम 30 पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको क्लास में कंप्लीट भी करें। सेकंड नंबर पे आपको बुक मिल जाएगी हमारे इंस्टीट्यूट से, 2 बुक्स मिलेंगी, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2। तो वॉल्यूम नंबर 1 में आपको केवल एंड केवल सारा मैथ्स होगा, वॉल्यूम नंबर 2 में एलआर भी होगा और स्टैटिस्टिक्स भी होगी। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, थाउजेंड्स में क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन भी हमारे टारगेट पे रहेंगे कि हम इनको करें। इसके बाद हमारा एक छोटा सा पैटर्न रहेगा, जैसे ही हम कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मान लो मैंने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, द मोमेंट चैप्टर इज कंप्लीटेड आपको उस चैप्टर के ऊपर असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट में भी ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि वो सारे क्वेश्चन डाले जाएं जिनकी पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद क्या होगा, आपकी बुक के लास्ट में जो आपको बुक मिलेगी, बुक के लास्ट में रिविजनरी क्वेश्चंस डले हुए हैं। जैसे मैथ की बुक में अप्रॉक्सीमेटली 300 क्वेश्चन आपको हमने रिविजनरी किए हुए हैं कि आप इन 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे बेटा, तो आपको वो सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है एंड 100% वी विल बी इन ए पोजीशन टू अचीव द गोल, अचीव द टारगेट, टू स्कोर 100% मार्क्स। नंबर 2, मैंने बोला जी अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं,
मतलब हम ये मान के चलते हैं आज कि हमारा हर एक का जो टारगेट है मोर देन 90 मार्क्स का टारगेट है। हमारे 94 आते हैं, 95 आते हैं, 98 आते हैं। 90 से कम वालों को मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और हम बहुत अच्छा करेंगे और बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। तो 90% नंबर आप लाओगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। पहली बात बताओ, आप मुझे कोऑपरेट करोगे? मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन इट शुड नॉट बी वन साइडेड। आई वॉन्ट क्लास शुड बी वेरी वेरी इंटरेक्टिव। बहुत सारे बच्चों ने यस सर डाला। क्लास शुड बी वेरी वेरी इंटरेक्टिव। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जी? पहला, अगर आपने नंबर लेने हैं तो पहली बात है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी बुक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, हमारे को उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको बता दिया जी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सेकंड वाला हमारा होता है जी टाइम मैनेजमेंट। देखो, हमें इतने सालों से जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये कहते हैं, मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं, वो कहते हैं सर मैं टोटल 84 क्वेश्चन ही कर पाया क्योंकि मेरे को आते तो सारे थे, लेकिन मेरे 16 क्वेश्चन इसलिए रह गए क्योंकि मेरी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं थी। तो आपको मैंने बोला आपकी कोशिश रहनी चाहिए, आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का टाइम है, तो 100 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे करके आओ, एक्यूरेट करके आओ, प्रॉपर वे में करके आओ, तभी जाके हमारे को 100 मार्क्स मिलेंगे। एक सबसे बड़ा जो लॉस है, अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो, मान लो एक्चुअल आंसर था आपका ए, लेकिन आपने टिक कर दिया बी पे, नॉट ओनली आपका 1 नंबर गया, बल्कि देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है जितने क्वेश्चन आपके गलत होंगे, हर एक क्वेश्चन पे आपके 0.25 नंबर कटते चले जाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा जी, मान लो कोई बच्चा है, हमारे टोटल क्वेश्चन आए थे 100, अब वो बेचारे की स्पीड बहुत कम थी, उसने टोटल अटेम्प्ट किए आई प्रिज्यूम 80, उसके जो करेक्ट थे वो थे मान लीजिए 70, उसके जो रॉन्ग थे वो थे मान लीजिए 10। अब हमारी इंस्टीट्यूट क्या करेगी, जो आपके करेक्ट नंबर हैं हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दे देगी, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है 0.25 2.5 नंबर आपके कम हो गए, आपकी जो फाइनल मार्किंग होगी दैट इज 67.5। पर हमारे इंस्टीट्यूट बहुत दयालु है, वो आपको इसके बदले में 68 नंबर दे देगी, 68/100। ऑल्दो क्वालिफाइंग मार्क्स इज एग्रीगेट 50%, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%। इसका मतलब क्या है, आपके 4 पेपर है बेटा, मान लो आपके पेपर नंबर 1 में, ये मैं रफली एग्जांपल लिख रहा हूँ, 100 में से आपके नंबर आ गए जी 94। पेपर नंबर 2 लिख रहा हूँ, मान लो 100 में से आगे जी 99। पेपर नंबर 3 लिखा, मान लो 100 में से आगे 96। पेपर नंबर 4 लिखा, 100 में से मार्क्स आगे 39। इसका मतलब है वो कैंडिडेट 100% फेल है। अब हमारी इंस्टीट्यूट आप रिजल्ट क्या लिखेगी जी, नोट आपका, मतलब जो भी बच्चा होगा रिजल्ट लिखा हुआ आएगा फेल। हालांकि आपके देखो 3 सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा नंबर है, लेकिन किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर हमारे 40 से कम नंबर आते हैं तो पूरा का पूरा बैच हमारा डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। नॉट ओनली फाउंडेशन में बल्कि इंटर में, फाइनल में, हर जगह हमारा ये सिस्टम है। सेकंड बात, मान लो जी हमारा पेपर नंबर 1 में नंबर आ गए, लेट अस टेक 100 में से 60, पेपर नंबर 2 में आ गए जी 40, पेपर नंबर 3 में आ गए 40, पेपर नंबर 4 में भी आ गए जी सपोज 42। हमारे टोटल नंबर कितने हो गए जी, दैट इज कॉल्ड 182। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 या 120, 60, 180, 182।
182/400 हमारे को चाहिए कितने थे 50%। तो इस केस में भी हमारे को फेल कर दिया जाएगा। तो आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमारे हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर आना जरूरी है और एग्रीगेट में 50% नंबर आना जरूरी है, जबकि 12th क्लास में बाकी जगह पे अदर देन सीए इंस्टीट्यूट बाकी क्या होता है, मान लो 3 जगह आपके 90 नंबर आ गए, एक जगह आपके 39 आ गए, तो एक चीज़ की कंपार्टमेंट दे देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में 40 से कम नंबर आ गए, इसका मतलब है हम उस ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाए। ये वाली बात मैंने क्यों बताई, आप ये मानो जितने भी हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं आपको क्लियर हो जाएगा, हर सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट है उसमें से आप कोशिश करो 100 में से 95 प्लस नंबर लेके आओ। एक आधा सब्जेक्ट मान लो आपका वीक भी है तो कोशिश करो कि कम से कम पासिंग मार्क्स तो हैं हमारे, और पासिंग मार्क्स भी ऐसे हैं कि 50 से कम वालों तो फेल ही है। भैया एग्रीगेट में हर सब्जेक्ट में 50 चाहिए ही चाहिए, आप 40 को भूल जाओ। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब हम आएंगे जी अपने सिलेबस के ऊपर। हमारा सिलेबस क्या है, तो मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 100, 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं, मैथ्स का 40, लॉजिकल रीजनिंग 20 और स्टैटिस्टिक्स का 40। सबसे बड़ा और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सब चीज़ों को अलग अलग पास करना जरूरी नहीं है। हमारी इंस्टीट्यूट ये नहीं कहती कि मैथ में अलग से पास होना जरूरी है, एलआर में अलग से पास होना जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स में अलग से पास होना जरूरी है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको तीनों को मिला के क्वालिफाई करना है। हम क्वालिफाइंग की बात आज के बाद नहीं करेंगे। तो मेरा क्वालिफाइंग लेवल है 90। आपको ये मानना है जी मुझे हर हालत में एट एनी कॉस्ट मोर देन 90 नंबर स्कोर करने हैं। मैं अपनी इतनी बात करने के बाद अपने सिलेबस को स्टार्ट करता हूं। अगर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो यू आर मोर देन वेलकम, आप कभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पैटर्न क्लियर है तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो आज आपने मेरे से भी प्रॉमिस किया, अपने आप से भी प्रॉमिस किया, अपने पेरेंट्स को भी प्रॉमिस किया कि आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मैथमेटिक्स में मोर देन 90 नंबर लेके आऊँगा। अगर आप देखो, आपको कुछ नहीं करना। नंबर 1, मैं डेली की क्लास में आपको बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपने क्लास में हम जितने क्वेश्चन करते हैं सारे के सारे करने हैं। नंबर 2, ICAI की पूरी बुक करनी है। मैं काफ़ी सारी जगह देखता हूँ बच्चे एडिशनल क्वेश्चन नहीं करते हैं, उनकी क्लास में करवाए भी नहीं जाते क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, और जब आप पेपर देखते हो तो एडिशनल में से क्वेश्चन कवरेज होती है। तो एडिशनल एक्सरसाइज खास करके करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। थर्ड वाला मैंने आपको बोला जी, जो मैं आपको हर चैप्टर का असाइनमेंट दूंगा वो 100% आपको करना है, और स्कैनर भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो जो मेरी बुक है उसके क्वेश्चन भी आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, क्लास में रोज़ क्वेश्चन करेंगे, ICAI का पूरा मॉड्यूल करेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे, और स्कैनर को भी पूरा का पूरा करेंगे। आप बताओ बेटा, आर यू रेडी टू बियर विद मी, आर यू रेडी टू कोऑपरेट विद मी, ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। दिस इज़ माई कंसिडरेशन, दिस इज़ माई मोटिव। और मेरी लाइफ में केवल एक ही रहता है कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं या जिन बच्चों को हमारे ऊपर, मतलब आप लोग हमारे भरोसे हो, आप छोड़ के आए हो सब चीज़ें, और आपने बोला है जी हमारे को फाउंडेशन भी करना है, हमें बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो हमारे से जो भी हेल्प हो पाएगी आपकी किसी भी वे में, आई विल फील माई सेल्फ वेरी लक्की।
कि मैंने एटलीस्ट किसी की तो कोई हेल्प की। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जिसको कहते हैं ना एट योर सर्विसेज 24/7। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, हमारे अभी भी बच्चे कई बार रात को 2 बजे भी फ़ोन कर देते हैं, जब वो देखते हैं कि व्हाट्सएप ऑन है, फ़ोन कर देते हैं, सर ये क्वेश्चन नंबर 19 एक बार सॉल्व करके भेज दो। तो मैं इमीडिएटली अपना काम छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, और फिर उनका मैसेज आता है, थैंक यू सर, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि हमारा केवल एंड केवल यही ऑब्जेक्टिव है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर कैसे हैं। तो आई थिंक नाउ वी शुड प्रोसीड फॉर द सिलेबस। अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स। पार्ट ए ये हमारा है जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके टोटल मिला के 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 है, उसके 4 पार्ट हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगैरिथम। इसमें से सेकंड हमारा जो चैप्टर है, ऐसे देखो हमारे 8 चैप्टर है, चैप्टर का नाम आपको मालूम है, इंडेक्स में लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं मेनली बात ये कह रहा हूँ कि वेटेज की, एज पर रूल अगर आप इंस्टीट्यूट देखो तो 8 चैप्टर है, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन आने चाहिए, 40 नंबर का हमारा पेपर होता है। लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करती है, उनकी मर्जी आए वो कुछ चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं देते और किसी किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं। जैसे पिछले 2 या 3 बारी का पेपर आप देखोगे तो एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर का नाम है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जब आप सीए इंटर के ग्रुप 2 में जाएंगे, वहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, और ये हमारे सीए प्रोफेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 19 क्वेश्चन उन्होंने कवर किए हुए थे। 40 नंबर में से 19 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर में से कवर करना अपने आप में शो करता है कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो जो जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन चैप्टर्स को 2-2 बारी, 3-3 बारी, 4-4 बारी करने की कोशिश करता हूँ, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। क्योंकि एक ही चैप्टर को 5 बारी करेंगे तो बाकी चैप्टर्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम ये मान के चलते हैं हमारे लिए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे किसी चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी में से 7, किसी में से 10, किसी में से 8, 1-2 चैप्टर ऐसा है जिनमें से एक आधा ही क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता। हम उनको भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन हमारा फोकस रहेगा उन चैप्टर्स पे जिनकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आर यू प्रिपेयर्ड? अब हम अपना मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेक्निक क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, मैथमेटिक्स की ट्रिक्स क्या होती हैं, ताकि हम 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारी बुक में आप देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुक में ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 6 है शायद। तो आप चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। अब आपके माइंड में आएगा, सर पहले आप 6 चैप्टर ही क्यों करवा रहे हो, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट क्यों नहीं करते? तो हमने ना कुछ लिंक बनाना है कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड दूसरे चैप्टर में यूज होगा, दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट तीसरे चैप्टर में यूज होंगे। तो हम लॉजिकली अपना बेस बनाते चले जाएं ताकि हमारे को पूरा मैथ्स करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा रीजन ये कि हमारे में से हर बच्चे ने 10th क्लास में तो मैथ जरूर पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने 11th में 12th में मैथ नहीं पढ़ा होता, लेकिन 10th में कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो 10th क्लास में क्योंकि सबने पढ़ा हुआ होता है और थोड़ा थोड़ा लॉजिक सबको क्लियर होता है, इसलिए मैं सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ।
आप मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। सर हमारा पहला चैप्टर है ये, हमारी बुक में जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। सीक्वेंस एंड सीरीज, आप नोट कर लीजिए, हमारे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्लास को इंटरेक्टिव करेंगे, साथ साथ रिप्लाई करते जाएंगे, तो इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। आपका भी टारगेट पूरा होगा, मेरा भी टारगेट पूरा होगा। मेरा भी टारगेट यही है बेटा, मैं तो बहुत पहले क्वालिफाई हो चुका हूँ। मेरा अब टारगेट ये है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके 90+ नंबर कैसे आ सकते हैं, बस इसी मोटिव को लेके मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल आपका भी सबका मोटिव यही है कि आपके अच्छे अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, आपका मोटिव और मेरा मोटिव बिल्कुल कॉमन है और हमारा कॉज भी कॉमन है। हम इस कॉमन मोटिव के ऊपर अपना काम शुरू करते हैं। तो मेरा आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आप लोग मुझे बताओगे सीक्वेंस क्या होता है और आप लोग मुझे बताओगे सीरीज क्या होती है। व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल ये है बेटा, हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक प्लेसमेंट सेल है। प्लेसमेंट सेल का मतलब आपको मालूम ही है कि जब आप सीए बन जाओगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जाती हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करती हैं और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे हमारे बच्चों को, जो नए नए सीए बनते हैं, उनको जॉब देती हैं। जब वो इंटरव्यू करती हैं तो उनके ना जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन हम लोग उनको भी प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पाते। देखो उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे से क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी ट्राइएंगल को फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, ट्राइएंगल फॉर्मेशन में कितने पॉइंट चाहिए। आप मेरे को फटाफट चैट पे मैसेज लिखो, एक ट्राइएंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है। आंसर आने शुरू हो गए जी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आया 3। और मैं आपको बता दूं ये आंसर सबका गलत है। एक नंबर तो ये गलत हो गया और 0.25 हमारा और चला गया। आप पूछेंगे सर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, ट्रायंगल तो 3 पॉइंट से बनेगा। मैंने लिखा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। क्या आप इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल बना पाएंगे? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट तो कोलिनियर है और कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन नहीं सकता। तो आपका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स। शायद आपको समझ आ गया होगा कि हमारी इंस्टीट्यूट का लेवल क्या है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होती है, लेकिन एक बच्चे ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, सर नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारी इंस्टीट्यूट ये कहती है आप जो भी रिप्लाई करते हो इट शुड बी नॉन कंट्रोवर्शियल। कोई भी आदमी उस रिप्लाई में कोई कंट्रोवर्सी ना कर पाए और कोई भी कमी ना निकाल पाए, तब भी आप लोग सीए के प्रोफेशन में बहुत आगे जाओगे। ये मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब ये था, जब आप मेरी क्लास में किसी चीज़ को रिप्लाई करते हो बेटा, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि रिक्वायर्ड रिप्लाई क्या होना चाहिए। मैंने किसी को भी नहीं बोला कि 4 पॉइंट चाहिए, नेचुरली 3 पॉइंट्स चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए, बट ऑल द 3 पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स होंगे तभी हम ट्रायंगल को बना पाएंगे। तो आपका जो रिप्लाई है इट शुड बी स्पेसिफिक। ये हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हमारा जो रिप्लाई है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा नॉन कंट्रोवर्शियल, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल यूनिक वे में आपका रिप्लाई होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको अपना मोटिव बताया। हमारा मोटिव है कि हमें 100% मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन रिप्लाई हम स्पेसिफिक नहीं लिख के आएंगे तो नेचुरली फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरे होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने मुझे ये बताना है जी सीक्वेंस क्या होता है और आप लोगों ने मुझे बताना है जी सीरीज क्या होती है। आपके माइंड में जो भी आंसर है
पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आज से आप ये मान के चलो कि ये मैथमेटिक्स एक गेम है, वो भूल जाओ। 12th का मैथ बहुत मुश्किल था, 3D ज्योमेट्री थी, वेक्टर्स थे, भूल जाओ जो भी था। अब आप मानेंगे कि हमारी गेम है, हमें गेम कैसे खेलनी है। तो आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे इस गेम में। मैं कुछ 3-4 चीज़ें लिख रहा हूँ, आप बताएंगे जी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा 21, फिर मैंने लिखा 27। आपने बताना है नेक्स्ट क्या लिखूंगा। पहले मैं 3 लिख लेता हूँ जी, फिर मैं आपकी बात करता हूँ। पहले लिखा 1, फिर लिखा 4, फिर लिखा 9, फिर लिखा 16, फिर लिखा 25। आपने बताना है जी नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा। आपने लिखा 1, आपने लिखा 8, आपने लिखा 27, आपने लिखा 64, आपने लिखा 125। आप बताएंगे जी हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे। आपने लिखा 3, फिर लिखा 9, फिर लिखा 12, फिर लिखा 15, फिर लिखा 27, फिर लिखा 30। अब आप बताओ जी नेक्स्ट क्या लिखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की। आप बताओ बेटा फर्स्ट में हम नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों के अच्छे आंसर आ रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी। आपने क्या किया जी, पहले आपने 6 ऐड किया, फिर आपने 6 ऐड किया, फिर आपने 6 ऐड किया, फिर आपने 6 ऐड किया। अभी भी हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी, 33। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिटन राइट आंसर 33। इसमें बोलो बेटा क्या आएगा। आपने लिखा पहले 1 का स्क्वायर, फिर लिखा 2 का स्क्वायर, फिर लिखा 3 का स्क्वायर, फिर लिखा 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर 36। आपने लिखा 1 का क्यूब, फिर आप लिखते हो 2 का क्यूब, फिर आप लिखते हो 3 का क्यूब, फिर आप लिखते हो 4 का क्यूब, फिर आप लिखते हो 5 का क्यूब। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा जी 6 का क्यूब, तो वैल्यू आ जाएगी 216। इसका मतलब क्या है, जब हमने अपने नंबर ऑफ टर्म्स को लिखा तो इट वाज रिटन इन सिस्टेमेटिक वे। सिस्टेमेटिक वे क्या था बेटा, दोबारा देखो। पहले मैंने 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया। मैं हर बारी 6 ऐड करता चला जा रहा हूं। इसका मतलब है देयर इज ए सिस्टम। यहां पे देखो जी, अगेन देयर इज ए सिस्टम। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एक सिस्टम बनाया हुआ हमने। हम स्क्वायर लिखते चले जाएंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर हमने लिखा जी 6 का क्यूब। जहां पे कोई ना कोई सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हैं। तो सीरीज में आपने क्या लिखा जी, नंबर ऑफ टर्म्स। आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म्ड सिस्टेमेटिकली। कोई भी ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स जिसको आपने सिस्टेमेटिकली फॉर्म किया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज। व्हाट इज कॉल्ड सीक्वेंस। आपने यहां लिखा था 3, पहले आपने 6 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर 3 किया, फिर 12 किया, फिर 3 किया। कभी 3 कर रहे हो, कभी 5 कर रहे हो, कभी 9 कर रहे हो, कभी 7 कर रहे हो। देयर इज नो सिस्टम एट ऑल। मैं आपको बोलूँ जी, कभी मेरी क्लास 11 बजे होगी, कभी 1 बजे होगी, कभी 3 बजे होगी, कभी नहीं भी होगी। इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट सिस्टेमेटिक। तो जो नंबर ऑफ टर्म सिस्टेमेटिक नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं जी, सीक्वेंस। तो आपने केवल एंड केवल लिखना है जी। सीक्वेंस का मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स नॉट फॉर्म्ड सिस्टेमेटिकली। कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स जो सिस्टेमेटिक वे में नहीं लिखी हुई, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो क्या है, बड़ी अनसिस्टेमेटिक वे में आपने कुछ भी कर दिया। किसी भी चीज को अनसिस्टेमेटिक वे में करोगे मैथमेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और जब आप सिस्टेमेटिक वे में करोगे
दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो आप देख लीजिए बेटा सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज सीक्वेंस, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन आप नोट डाउन कर लीजिए। मतलब बड़े फॉर्मल वे में, बड़े सिस्टेमेटिक वे में अगर आप कोई चीज़ बनाते हो दैट इज कॉल्ड सीरीज, और अगर आप सिस्टेमेटिक वे में नहीं बनाते हो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। आपने मेरे को एक छोटा सा रिप्लाई करना है, मैं कुछ नंबर ऑफ टर्म्स लिखने जा रहा हूँ, आप बताओगे ये सीरीज है कि सीक्वेंस है। हमने लिखा 1, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 9, फिर लिख दिया 27, फिर लिख दिया हमने 81। आपने बताना है क्या ये सीरीज है या सीक्वेंस है। फटाफट रिप्लाई आना चाहिए, क्या ये सीरीज है, क्या ये सीक्वेंस है। आपने क्या किया बेटा, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 243, ये भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी सीरीज। कुछ बच्चों ने आंसर सीक्वेंस लिखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा लॉजिक को क्लियर कर लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज का मतलब ये है अगर आप करते हो मल्टीप्लाई किया, कॉमन से ऐड किया, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज। आपने लिखा जी 1, फिर आप लिखते हो 4, फिर आप लिख देते हो 8, फिर आप लिख देते हो 16, फिर आप लिख देते हो 30, फिर आप लिख देते हो 39। पहले आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड किया, फिर 14 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है जब आपकी कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनीथिंग चल रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और जो चीज बिल्कुल प्रॉपरली किसी लॉजिक पे बेस्ड है दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये था, सबसे पहले वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे जी, सीक्वेंस का तो कोई बेस होता नहीं है, सीरीज है। तो सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे जी सीरीज कौन कौन से टाइप की होती हैं। एक हमारी सीरीज होती है जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। और दूसरी हमारी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी हुई है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हम इसके ऊपर अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और हमारे पेपर में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं जी एपी सीरीज। क्या आप डिफाइन कर पाओगे व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज? आप में से कौन बच्चा डिफाइन करना चाहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होती है? आप देखो बेटा, लिखो इफ difference in two consecutive terms, if difference in two consecutive terms is always equal, the series is called AP series. मैं 3 चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, डिफरेंस को, कंजेक्यूटिव को और ऑलवेज को। आप लोग 11th में 10th में जब पढ़ते थे तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने स्टडी नहीं किया होगा। अब आप सीए में आ गए हो और मैंने आपको बोला हर चीज़ का एक लेवल होता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बारी एक बच्चे को कहा गया कि आप अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइनल अकाउंट का। ये बिल्कुल ट्रू एग्जाम्पल है, जो हुआ मैं वही बता रहा हूँ। वो बच्चा पढ़ता था 12th क्लास में, उसने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूरा का पूरा किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। हमने एक स्कूल के 12th क्लास के टीचर को कहा मैडम आप इसकी मार्किंग कीजिए। उन्होंने इसको 20 में से 18 मार्क्स दिए।
हमने उनसे पूछा मैडम आपने इनके 2 नंबर क्यों काटे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वर्किंग नोट इसने प्रॉपर नहीं बनाया था, इसलिए हमने इसको 2 नंबर काट लिए। उस मैडम की जो पेमेंट बनती थी उसको पेमेंट कर दी, हमने पेंसिल से मार्किंग करवाई थी और उसको सारा इरेज कर दिया। हमने उसके बाद सेम पेपर सेम क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर को बोला सर आप प्लीज इसकी मार्किंग कर दीजिए। उन्होंने जब मार्किंग की तो इसके नंबर दिए 14, सेम क्वेश्चन के नंबर दिए 14। हमने उनसे पूछा सर आपने 6 नंबर क्यों काटे, तो उन्होंने बहुत सारे रीज़न बता दिए कि सर इसमें इन्होंने वर्किंग नोट बनाया भी नहीं है, और दूसरी बात है कि जब इन्होंने इसको लिखा असेट साइड में तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, लायबिलिटी में लिखने का सीक्वेंस क्या होता है, दैट इज ऑल्सो डिस्टर्ब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया हुआ था, इसलिए इसके नंबर कट गए। हमने उसकी भी पेमेंट कर दी और इसको इरेज करके हमारे जो सीए इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर्स हैं, पेपर चेक करने वाले हैं, उनको कहा सर आप इसकी मार्किंग कीजिए। उन्होंने इसकी मार्किंग की तो नंबर दिए 11। अब आप बताओ सेम क्वेश्चन को जब स्कूल के टीचर ने चेक किया तो कितने नंबर मिले, 18। सेम टीचर को सेम क्वेश्चन को जब यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने किया, मार्क्स दिए 14, और सेम क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में गया तो उसके नंबर हो गए 11। आपको लग रहा है इसमें डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये होते हैं लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। स्कूल में आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया कि नहीं किया, वर्किंग नोट को प्रॉपर बनाया कि नहीं बनाया, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखा कि नहीं लिखा। कॉलेज में थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि ये सब चीज़ें आपको लिखना जरूरी है, लेकिन ये तो बाबा सीए इंस्टीट्यूट है, अभी गुप्ता सर ने बोला था ना जान लेने वाले इंस्टीट्यूट है ये तो। आपने हर एक चीज़ को इतना एक्यूरेटली, इतना प्रॉपर और इतने अच्छे ढंग से करना है ताकि इंस्टीट्यूट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो मैंने आपको दोबारा से बोल देता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ कि आपने एपी सीरीज का क्या मतलब बताया। आपने कहा था जी इफ डिफरेंस इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, आपने 12th में सब बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है। इफ डिफरेंस इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, और मैंने आपको कहा था जी 3 चीजें मैंने अंडरलाइन की हैं, डिफरेंस, कंसेक्यूटिव और इक्वल। हमने पहले लिखा 3, फिर लिखा 12, फिर लिखा 21, फिर लिखा 30, फिर लिखा 39, फिर लिख दिया 47। आपसे मैं पूछ रहा हूं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? पहली बात है डिफरेंस इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 12th में आप होते, 10th में आप होते तो आप कहते जी ये एपी सीरीज है, बट हमारे इंस्टीट्यूट कहते हैं इट इज ऑलवेज इक्वल। आप देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 9, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना आ गया, यहाँ डिफरेंस हो गया 8। तो क्योंकि मेरा डिफरेंस ऑलवेज इक्वल नहीं है इसलिए इसको मैं एपी सीरीज नहीं बोलूँगा। हमारे पास बच्चे नए नए आते हैं, वही 10th वाली 12th वाली आदत होती है। जैसे हमने लिखा जी 3, फिर लिखा 15, फिर हमने लिखा 27, फिर लिखा 39, फिर लिखा 51। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है? तो बच्चों को वही स्कूल वाली आदत पड़ी हुई होती है, वो क्या करते हैं जी पहला और दूसरा देखते हैं और अपना आंसर दे देते हैं। तो सीए में बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने सचमुच में अपना टारगेट अचीव करना है, और हमारा टारगेट क्या है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, तो इसमें देखो बेटा यहाँ पे डिफरेंस है 12, यहाँ पे भी डिफरेंस है 12, यहाँ पे भी डिफरेंस है 12, यहाँ पे भी 12। बिकॉज माई डिफरेंस इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, तब मैं इसको कह सकता हूँ जी दिस इज कॉल्ड एपी सीरीज। तो एपी सीरीज को आपने डिफाइन किया, इफ डिफरेंस इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, दिस इज कॉल्ड एपी सीरीज।
अब हम अपना काम करते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एपी सीरीज। आप ऊपर हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ एपी सीरीज। हमारी एपी सीरीज बनती कैसे है? देखो, जैसे मैंने लिखा जी, पहले लिखा 3, फिर लिखा 9, फिर लिखा 15, फिर लिखा 21, फिर लिखा 27। तो ये मेरी सीरीज बनती कैसे है? पहले आप मेरी बात को 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। जो मेरी पहले वाली टर्म होती है, इट इज डिनोटेड बाय ए, इसकी वैल्यू होगी 3। अब डी क्या होता है जी? डिफरेंस इन टू कंजक्टिव टर्म्स। इसका डिफरेंस कितना है? 6। इसका डिफरेंस कितना है? 6। इसका 6, इसका 6। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया जी? 6। आप देखो, आपने सीरीज बनाई कैसे? पहली टर्म तो होगी जी 3, सेकेंड टर्म क्या होगी? आप इसको A2 भी लिख सकते हो, आप इसको T2 भी लिख सकते हो। आपने A के अंदर D को ऐड कर दिया, देख लो 3 के अंदर 6 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया जी A प्लस डी। A3 या थर्ड टर्म आपने क्या किया जी? इसमें एक D और ऐड कर दिया। पहले था A प्लस डी, एक D और ऐड कर दिया। तो मेरी पहली टर्म होगी A, सेकेंड टर्म होगी A प्लस डी, थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D। आप देखेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू है A, सेकेंड टर्म की वैल्यू है A प्लस डी, मतलब जोन से नंबर की D टर्म है, D एक कम है। थर्ड टर्म क्या है जी? A प्लस थर्ड टर्म में आ जाएगा 2D। 15 टर्म क्या आ जाएगा जी? A प्लस 14D, मतलब जोन से नंबर की टर्म है, D की वैल्यू उससे एक कम आएगी। आपने लिखा बेटा 100 टर्म क्या होनी चाहिए? A प्लस 99D। आपको कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू गेट द लॉजिक। आप हर चीज़ के लॉजिक को समझो। मान लो आपको कहते हैं जी 500वीं टर्म क्या होगी? आप कहोगे जी A प्लस जोन से नंबर की टर्म है एक कम, 499D। और मैथ वालों ने इसका फॉर्मूला बता दिया जी, n टर्म क्या होगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब जोन से नंबर की टर्म है वो -1 इंटू डी। सपोज आप कहते हो जी 200 नंबर की टर्म क्या होगी? हम बोलेंगे A प्लस 199D। आप कहते हो जी 1000 टर्म क्या होगी? A प्लस 999D। मेरा ख्याल हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया जी। अब हमारे इसमें टोटल मिला के 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप पूरे के पूरे 8 कॉन्सेप्ट समझ आते हो तो डेफिनेटली इस चैप्टर में और करने वाला कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सब बच्चे नोट करेंगे जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1। जब मेरे 8 के 8 कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, आप किसी भी बुक का, किसी भी असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन करके देखोगे, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। आपको लगेगा अरे बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है बेटा, फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टर्म। आपको कोई पर्टिकुलर टर्म कंप्यूट करनी है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। हालांकि इसमें से ICAI में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारा बेस है, आप उसको अंडरस्टैंड करना। जैसे वो कहते हैं जी हमें दिया हुआ है 3 के बाद उसने दे दिया जी लेटेस्ट 10, फिर दे दिया 17, फिर दे दिया 24, फिर दे दिया 31, फिर दे दिया 38। वो आपको कहते हैं जी बताओ 100 नंबर की टर्म क्या होगी, बताओ 200 नंबर की क्या होगी, बताओ 500 नंबर की क्या होगी, बताओ m नंबर की टर्म क्या होगी। किसी भी पर्टिकुलर टर्म को कंप्यूट करना है, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है। अब आप देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करोगे? a की वैल्यू देखो जी क्या है। मेरे ख्याल आप में से 100% बच्चों को लग गया होगा a की वैल्यू है 3। d की वैल्यू क्या है? 10 - 3, 17 - 10, 24 - 17, तो ये हमारा आ रहा है जी 7।
ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 7। अब मेरे को क्या क्या कंप्यूट करना है बेटा, उस पर हम आएंगे। तो हमने क्या क्या कंप्यूट किया आप देख लीजिए। आपको कंप्यूट करना है बेटा, सबसे पहले 100 नंबर की टर्म क्या होगी। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे भाग रहा है, तो आप थोड़ा देख लीजिए बेटा। तो 100 नंबर की टर्म क्या होगी, आपने पहले कंप्यूट करना है 100 नंबर की टर्म क्या होगी। देखते जाओ, बहुत आसान है। तो मेरा ख्याल मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो 100 नंबर की टर्म क्या होगी जी, आप देख लीजिए। तो व्हाट इज द 100 नंबर टर्म, a प्लस 99 इंटू डी। किसी को डाउट तो नहीं होगा, जोन से नंबर की टर्म है उसमें से एक कम किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा हो गया बेटा, देखो 100 टर्म क्या हो गया मेरा, a की वैल्यू थी 3, 99 इंटू 7 की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं आपको एक छोटा सा जॉक बताता हूँ। हमारे पास एक CA फाउंडेशन में बच्चा पढ़ता था, वो मल्टीप्लाई कैसे करता था, 3 प्लस 99 हो गया जी 102, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बताओ ऐसा चलेगा क्या। बॉडमस रूल लगते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बाद में ऐड करेंगे। 3 प्लस 99 इंटू 7, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पेपर में कैलकुलेट करना अलाउड है कैलकुलेटर। 99 इंटू 7 हो गया बेटा 693, और टोटल आंसर कितना हो गया जी 696। तो मेरी 100 टर्म क्या हो जाएगी 696। आपने कोई भी टर्म कंप्यूट करनी है, मान लो 200 टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 199 डी। ए का मतलब है 3, 199 डी का मतलब है 7। आपने मेरे से भी पहले कंप्यूट कर दिया है, मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया है क्योंकि बहुत आसान है बेटा। 3 प्लस 1393, तो टोटल आ रहा है बेटा 1396। तो क्या मैं मान सकता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 में किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। अब हम लिखते हैं प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें से भी CA इंस्टीट्यूट में पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे फाइंडिंग सीरियल नंबर ऑफ सम पर्टिकुलर टर्म। फाइंडिंग सीरियल नंबर ऑफ सम पर्टिकुलर टर्म। आपने बताना है ये वाला टर्म कौन से नंबर की है। मैंने लिखा जी 4, 4 के बाद 13, 13 के बाद 22, फिर लिखा 31, फिर लिखा 40, लिखता गया आगे मैंने लिखा जी फॉर एग्जाम्पल 985। आपने बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है। फाइंडिंग सीरियल नंबर ऑफ सम पर्टिकुलर टर्म। पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपने टर्म बतानी थी, इसमें आपको टर्म गिवन है, आप बताओगे ये कौन से नंबर की टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो कौन से नंबर की है। तो पहले आप लॉजिक देख लीजिए, फिर मैं शॉर्टकट सबके बताऊंगा। आपने मान लिया जी जो मेरा 985 है ये मेरी n नंबर की टर्म है। तो 985 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 985 a का मतलब है 4, n माइनस 1 डी का मतलब है 9। a का मतलब है 4, आप पहले लिख लीजिए, और d का मतलब है बेटा 9। तो हमने मान लिया जी जो हमारी ये टर्म है, सपोज n नंबर की टर्म है, और n नंबर की टर्म क्या होती है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, रुक जा भैया, ये क्या हो गया सर हमारा, दिस इज कॉल्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो 985 माइनस 4, इधर हो गया जी 9 इंटू एन माइनस 1, ये हो गया जी 981 n माइनस 1 इंटू 9। n माइनस 1 क्या हो गया जी 981 अपॉन 9, ये हो गया जी 109।
और n की वैल्यू क्या होगी जी 110। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी 110 नंबर की टर्म है। अगर मैं लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी 10110। इन दो कॉन्सेप्ट में से हमारी इंस्टीट्यूट कवर तो नहीं करती है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल बेस है। किसी भी बच्चे को इन दो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हमारा काम स्टार्ट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। अब आ जाओ जी आप कॉन्सेप्ट नंबर 3, और मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है जी? हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया आपसे पूछेगी इन एन एपी। वो पूछेंगे जी मान लो 9 टर्म की वैल्यू है 20, 20 टर्म की वैल्यू है 9। आपने बताना है ए की वैल्यू कितनी है, आपने बताना है डी की वैल्यू कितनी है। हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो मैनुअल है, स्टडी मटेरियल है, उसमें इस क्वेश्चन को कैसे किया हुआ है मैं आपको करके दिखा देता हूं। वो कहते हैं जी 9 टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 8d, इसकी वैल्यू होगी 20। 20 टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 19d, इसकी वैल्यू होगी 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब बेटा जी आपने दोनों को सॉल्व किया, a से कैंसिल, माइनस में 11d, ये हो गया जी 11 के बराबर, और d की वैल्यू आ जाएगी -1। आप क्वेश्चन करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी -1, और d की जब हम वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 8d की वैल्यू -1 इक्वल टू 20, a माइनस 8 कितना हो गया 20, और a की वैल्यू आ जाएगी जी 28, सॉरी a माइनस 8 20, और a की वैल्यू आ जाएगी जी 28। a की वैल्यू निकालनी थी, d की वैल्यू निकालनी थी, बट आप लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करोगे। इतना टाइम आपको वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अब देखो जी यहाँ से सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपकी वेट करूँगा, आप रिप्लाई करोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा। क्वेश्चन ये कहते हैं जी इन एन एपी, किसी भी एपी सीरीज में 11 टर्म की वैल्यू है 40, 48 टर्म की वैल्यू है 11। बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, बताओ डी की वैल्यू क्या होगी। आपने इंस्टीट्यूट की बुक में जैसे क्वेश्चन किया हुआ है वैसे नहीं करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, स्टार्टिंग में क्या करोगे, देखो इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस टर्म्स। क्रॉस टर्म्स क्या होती हैं जी, 9 टर्म की वैल्यू 15, 15 टर्म की वैल्यू 9, इनको हम बोलते हैं क्रॉस टर्म। 7 टर्म की वैल्यू 13, 13 टर्म की वैल्यू 7, इसको हम बोलते हैं क्रॉस टर्म। क्रॉस टर्म में डी की वैल्यू ऑलवेज -1 आएगी, और ए की वैल्यू आएगी, इन दोनों का सम -1, ये हो जाएगा जी 50। आपको मेथड कभी भी यूज़ नहीं करना है। ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, हम फटाफट करते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू हो जाएगी -1, ए की वैल्यू 20 -1 19। यहाँ पे डी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 24 -1 23। ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना नहीं है। आप देखो बेटा, 1 मिनट के लिए मैं अभी आपके सबके चैट पढ़ता हूँ। अब आप यहाँ से देखो हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो कहते हैं जी इन एन ए पी 15 टर्म की वैल्यू है 60, और 68 टर्म की वैल्यू है 15। आप बताओगे ए की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी, और आगे आप बताओगे जी 100 टर्म क्या होगी। अब इसको जैसे सॉल्व किया, डी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 60 + 15 75 -1 74। 100 टर्म क्या हो जाएगी जी, ए प्लस 99d, ए की वैल्यू 74 -99, ये हो गया जी -25। हम इसको और भी शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, लेकिन एक एक करके आप करते चले जाओ।
देखो जी लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ूं। इन एन एपी 12th टर्म की वैल्यू 50, 50th टर्म की वैल्यू 12। आपने बताना है जी ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी और 300 नंबर की टर्म क्या होगी। डी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 62 -1 61 और 300 टर्म होगी जी ए प्लस 299 डी। ए का मतलब 61, 299, डी का मतलब -1, 61 माइनस 299, ये हो गया जी -228। मेरे ख्याल सब बच्चों का आंसर आना चाहिए -228। बेटा मैं ना 1 मिनट में सबके चैट पढ़ता हूँ, आप देख लीजिए आंसर किस किस का ठीक है। थोड़ा सा कर इसको चेंज करेंगे बेटा। मुस्कान जी बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम लोगों का ठीक है, श्रुति गर्ग, पृथ्वी ठाकुर, 100% लोगों का क्वेश्चन ठीक आ रहा है बेटा। तो आप देख लीजिए सबका ठीक है। अब इसका और भी शॉर्टकट थोड़ा सा करते हैं। पहले मैं आता हूं जी कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है जी, इन एन एपी 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ 40 टर्म। आपने बताना है ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, 200 नंबर क्या होगा, एम नंबर क्या होगा, 500 नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर आते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। कभी ए की प्रॉब्लम आएगी, कभी डी की प्रॉब्लम आएगी। आप इसका शॉर्टकट क्या करते हो जी, आप ये लिखोगे 11 टर्म की वैल्यू क्या है 40 और 40 टर्म की वैल्यू क्या है 11। देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया हुआ दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू दिस वन, 40 इंटू दिस वन। तो इसको पहले आप इस फॉर्म में ले आओ। जैसे इस फॉर्म में लाओगे ये क्रॉस टर्म होगी, डी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू होगी जी 50। देखो बेटा यहां तक आप आराम से देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ 40 टर्म। तो मैंने क्या किया जी, 11 टर्म की वैल्यू 40, 40 टर्म की वैल्यू 11, वही का वही क्रॉस टर्म आ गया। डी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 50। आपको चाहिए 200 टर्म्स, ए प्लस 199 इंटू डी। ए का मतलब है 50, 199, डी का मतलब है -1, 50 माइनस 199 -149। मैं बेटा जान जान के इंटेंशनली बहुत स्लो कर रहा हूँ और आप थोड़ा फास्ट फास्ट फटाफट आंसर निकालते जाओ ताकि थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। आपको इसका और भी शॉर्टकट देखो बेटा, हमें दिया होता है इन एन ए पी 10th टर्म की वैल्यू है 40, 40th टर्म की वैल्यू है 10। पहले आप सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, 300 टर्म्स क्या है, 500 टर्म्स क्या है, 200 टर्म्स क्या है, 2000 टर्म्स क्या है। आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आया आपने कहा अरे वाह ये तो क्रॉस टर्म है, क्रॉस टर्म है तो डी की वैल्यू होगी बेटा -1, ए की वैल्यू होगी 40 प्लस 10 50, 50 -1 हो गया जी 49। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू 49, डी की वैल्यू -1। आपको करना है 300 टर्म क्या होगी। आप क्या करेंगे जी, इन दोनों का सम कितना हो गया 50, माइनस कौन से नंबर की टर्म चाहिए, आंसर आ गया जी 250। आपको चाहिए 500वीं टर्म क्या होगी, आप करोगे 40 प्लस 10 50 माइनस 500वीं टर्म क्या होगी जी -450। आपको चाहिए जी 200 टर्म्स क्या होगी, इन दोनों का सम है 40 प्लस 10 50 और माइनस में 200 करेंगे, आंसर आ जाएगा -150। बहुत शॉर्टकट मेथड से आपने क्वेश्चंस करने हैं। 500 टर्म क्या होगी जी, आप लिखेंगे इन दोनों का सम कितना है 50 -500, दिस इज -450। देखो आपने 4 क्वेश्चंस किए, मेरे ख्याल 4 क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा।
क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हम लोगों को किसी भी वे में 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चंस का नहीं लगे। 30 सेकंड से ज़्यादा हमारे किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए। अब हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे क्योंकि क्लास में थोड़ी प्रैक्टिस होना जरूरी है, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे सर, देखो हमारा ये टेस्ट है, इस टेस्ट को देखो बेटा आप कितने कितने नंबर स्कोर करते हो। इन एन ए पी 7th टर्म की वैल्यू है 20, 20th टर्म की वैल्यू है 7। हमें चाहिए ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, एम नंबर की वैल्यू क्या है, 100 टर्म कौन सी है, 400 टर्म कौन सी है, 700 टर्म्स कौन सी है। देखो बेटा पहले आप करोगे उसके बाद मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी मेरा, इन एन ए पी 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ 50th टर्म। आपने बताना है बेटा 100 नंबर की टर्म क्या होगी, 300 नंबर की टर्म क्या होगी, 500 नंबर की टर्म क्या होगी। पहले क्वेश्चन के हमारे जितने पार्ट हैं हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। ठीक है तो 1 नंबर, गलत है तो -0.25। तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी है कि आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाओ। देखो जी ये हमारा क्वेश्चन था, 7 टर्म की वैल्यू 20, 20th टर्म की वैल्यू 7 क्रॉस हैं, डी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 26। जिसका ठीक है उसका 1 नंबर, जिसका गलत है उसका माइनस में 0.25। मेरे को चाहिए 100 टर्म क्या होगा, तो 100 टाइम हो जाएगा जी 27 माइनस 100, ये हो गया जी माइनस में 73। मेरे को चाहिए 400 टर्म्स क्या होगा, आप करते हो जी 27 माइनस कौन से नंबर की टर्म है, -373। आप कहते हो 700 की टर्म क्या होगी, 27 माइनस 700 -673। आप कहते हो m नंबर की टर्म क्या होगी, आप करोगे जी 27 माइनस m। जिसके सारे के सारे ठीक हैं उसके 5 नंबर हो गए, जिसका गलत है उसके माइनस में नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो आप देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं खत्म कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 20th टाइम ऑफ 20 टर्म। तो हमने किया जी 20वीं टर्म की वैल्यू क्या है 50, 50वीं टर्म की वैल्यू क्या है 20। इसको हम क्या बोलेंगे क्रॉस टर्म। ए की वैल्यू क्या है, डी की क्या पहले निकाल लो, डी की -1 और ए की 69। आप देखो बेटा यहाँ तक सबका ठीक है, ए की वैल्यू 69, डी की वैल्यू -1। 100th टर्म क्या होगी, ये हो जाएगी जी इन दोनों का सम, 70 माइनस 100 क्या हो गया जी -30। 300 नंबर की टर्म क्या होगी, आपने किया जी इन दोनों का सम 70 माइनस 300 -230। आपकी 500 नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम 70 माइनस 500 -430। 5 और 3 8। कितने बच्चों के 8/8 मार्क्स हैं, आप अपने कमेंट्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो कि बच्चों का ठीक ट्रैक चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, रोज़ की रोज़ टेस्ट हो, रोज़ की रोज़ आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे यू मस्ट बी वेरी हैप्पी कि सर मेरा पूरा ठीक था, मुझे मैसेज आएगा सर मेरे पूरे के पूरे 100% मार्क्स हैं। अब देखो जी एक लास्ट क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट का है, आप 10 ईयर में देखेंगे मिलेगा। वो कह रहे हैं जी इन एन ए पी m टाइम्स ऑफ m टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म। आपको बताना है r नंबर की टर्म क्या होगी। m टाइम्स ऑफ m टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म, वी रिक्वायर r नंबर की टर्म क्या होगी।
देखो बेटा जी, हम इसको कह सकते हैं एम ए टर्म की वैल्यू n, n ए टर्म की वैल्यू m, क्योंकि क्रॉस करोगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब है r नंबर की टर्म क्या होती है जी, इन दोनों का सम माइनस में r, m प्लस n माइनस r, इन दोनों का सम माइनस r। फटाफट हमारा आंसर आता चला जाएगा। आपको ना तो a कंप्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डी कंप्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। ए भी कंप्यूट नहीं करना, डी भी नहीं करना। हमसे जितना पूछा गया हमें केवल उतना ही करना है, उससे फालतू अपने को कुछ लेने का नहीं, कुछ देने का नहीं, और फटाफट हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। देखो जी, इन एन एपी 7 टाइम ऑफ 7 टर्म, 13 टाइम ऑफ 13 टर्म्स, आपको बताना है जी 500 नंबर की टर्म क्या होगी, m प्लस n नंबर की टर्म क्या होगी। मैंने पेन नीचे रख दिया, पहले आप आंसर निकालेंगे, उसके बाद मैं आंसर निकालूंगा। आई विल जस्ट वेट फॉर यू, टेक योर टाइम। कुछ मैसेज आए हुए सर, हम पढ़ते हैं अभी। लोगों के आंसर आने शुरू हो गए सर, तो आप टिक करते जाओ। 7th टर्म की वैल्यू कितनी है, 13। 13 टर्म की वैल्यू कितनी है, 7। आप देखो बेटा, ना आप ए निकालो ना आप डी निकालो, क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम सीधा लिखेंगे 500वीं टर्म क्या होगी, 20 माइनस 500, ये हो जाएगा जी -480। आप करेंगे m प्लस एन टर्म, 20 माइनस एम प्लस एन, 20 माइनस एम माइनस एन। देख लो जी, जिसके दोनों क्वेश्चन ठीक है तो वो अपने नंबर कर लो जी 10/10, क्योंकि 8 क्वेश्चन पहले थे, 2 क्वेश्चन मैंने ये दिए। कितने बच्चों के नंबर 10/10 है, मैं थोड़ा एक बार देखना चाहूँगा। उसके बाद हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। आगे का क्या शेड्यूल है, आगे कैसे करेंगे, दैट आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप। पहले मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चों के 10/10 मार्क्स हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन लाइट पड़ रही है, तो आपने लिखा है जी, मैं नाम बोलते हैं जी सबका। गौतम सोनी 100% ठीक है, पंकज बजाज 100% ठीक है, रोहन 100% ठीक है। मेरे ख्याल जितने बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, सलोनी, महक अग्रवाल, 100% बच्चों ने लिखा है जी हमारे सारे के सारे ठीक है। इसका मतलब है आपको समझ में भी आ रहा है, और आपका मेरे वाला ऑब्जेक्टिव भी आपने ले लिया है कि मुझे 100 नंबर लेने ही हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, हमें दिया हुआ है p टाइम्स ऑफ पी एट टर्म, m टाइम्स ऑफ एम एट टर्म। मुझे निकालना है q नंबर की टर्म क्या होगी, मुझे निकालना है r नंबर की टर्म क्या होगी, मुझे निकालना है लेट अस टेक s नंबर की टर्म क्या होगी। पी एट टर्म की वैल्यू मानेंगे m, m एट टर्म की वैल्यू मानेंगे p। ना आपको a कंप्यूट करना है ना आपको d कंप्यूट करना है, छोड़ दो इसको। क्यू ए टर्म कहे जी इन दोनों का सम माइनस में कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, m प्लस पी माइनस क्यू। आर टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे जी, m प्लस पी माइनस आर। एस टर्म निकालनी है m प्लस पी माइनस एस। तो आपने ये ध्यान रखना है कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, वही निकालेंगे, काम खत्म। तो हमने अभी तक टोटल मिला के बेटा 4 कॉन्सेप्ट किए, 8 कॉन्सेप्ट हैं, 4 हमने किए। मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करता हूँ जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था हमारा, फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टर्म। फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टर्म, आपको कोई पर्टिकुलर टर्म कंप्यूट करनी है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट नंबर 2, फाइंडिंग सीरियल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म। आपको कोई टर्म दी हुई है,
उसका सीरियल नंबर क्या होगा, दैट इज टू बी कंप्यूटेड। बेटा ये श्रुति गर्ग ने लिखा है सर, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, अंडरस्टूड इट सर। ओके, थैंक यू बेटा। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे यू शुड बी ए सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको हर चीज का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तब भी आप लोग बहुत राइज कर पाओगे। थर्ड नंबर पे आपने किया था बेटा क्रॉस टर्म्स क्या होती है हमारी, क्रॉस टर्म्स कर दीजिए। फोर्थ नंबर पे आपने किया था जी m टाइम्स ऑफ एम ए टर्म, n टाइम्स ऑफ एन ए टर्म। तो आपने कोई पर्टिकुलर टर्म बतानी है। इन चार में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए। 50% अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कंप्लीटेड, क्योंकि हमारे टोटल मिला के 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से मैंने 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए। अगर आप बोर नहीं हो रहे, अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट और कर देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। मैं किसी को बोर भी नहीं करना चाहता, मैथ तो वैसे ही बोरिंग है, लेकिन मैं बोरिंग नहीं बनना चाहता। मैथ तो बहुत बोरिंग है, लेकिन मुझे उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप सब लोगों को ये लगता है कि मुझे एक और करना चाहिए, मैं कर देता हूँ जी। काफ़ी बच्चों का आ रहा है सर एक और कर दो, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 होता है जी सम ऑफ एपी सीरीज। आप लोगों ने 10th में 11th में पढ़ा होगा, बट कितना लॉजिक पढ़ा वो मुझे नहीं मालूम है। यहाँ सीए में आप हर चीज़ को विद लॉजिक, ताकि आपसे कोई आदमी, मैंने देखो आपसे एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा, ट्रायंगल बनाने के लिए बेटा कितने पॉइंट चाहिए, सबका आंसर गलत 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 होता चला गया। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, आप घर आके सोचोगे यार मैं ठीक तो लिखा हूँ, 3 पॉइंट चाहिए, पर वो इंस्टीट्यूट का रिप्लाई नहीं है। आप बिल्कुल लॉजिकल देखो। सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी में आप थोड़े टेबल बना लो बेटा, 2 टाइप से हम करेंगे। एक हमारा होगा इफ n इज गिवन, और एक हमारा होगा जी इफ लास्ट टर्म इज गिवन। इफ लास्ट टर्म इज गिवन तो क्या होगा, इफ n इज गिवन तो क्या होगा। इफ n इज गिवन, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, आपको मालूम है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। सब बच्चों को 10th वाले याद होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप कहते हो जी n/2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब है लास्ट टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमारे को n गिवन है तो हम बेटा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमारे को लास्ट टर्म गिवन है तो हम क्या लगाएंगे वो देख लीजिए। हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, अगर आपने नोट कर लिया तो बिल्कुल क्वेश्चन देखो जी। इन एन एपी, बस मैं 3-4 क्वेश्चन करके कंक्लूड करते हैं। इन एन एपी 9th टर्म की वैल्यू है 30, 30th टर्म की वैल्यू है 9। आपको बताना है ए क्या होगा, आपको बताना है डी क्या होगा, आपको बताना है 300 नंबर की टर्म क्या होगी, आपको बताना है सम ऑफ 300 टर्म्स क्या होगा। पहले आप ही करो बेटा, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और थोड़े दिन के बाद आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बिकम वेरी एक्सपर्ट इन मैथ। देखो बेटा डी की वैल्यू तो होगी -1, ए की वैल्यू होगी बेटा 38। 300 नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, आप करोगे जी 30 + 9 39, और कौन से नंबर की टर्म है, ये हो गया जी -261। अब आपको चाहिए जी सम ऑफ 300 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी है 300, आपको n की वैल्यू गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा जी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब है 300/2, 2a का मतलब है a की वैल्यू 38 है,
2a हो जाएगा जी 76, n माइनस 1 299 और d की वैल्यू बेटा -1 150 76 माइनस 299, ये हो गया जी 150 इंटू -27, ये हो गया जी 150 इंटू 223, 223 इंटू 150 -33,450, -33,450। तो ये वाला भी मेरे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको पहले किया। एक लास्ट क्वेश्चन एंड वी विल कंक्लूड द क्लास, लेकिन कंक्लूड करने से पहले आपसे मुझे थोड़ी सी बात भी करनी है, तो पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने किया जी इन एन एपी, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन डिलीट हो गया जी। इन एन एपी 10th term is 50, 50th term is 10. We require S 700, we requires A 700, we requires A, we require D. अब ये आपका सर लास्ट क्वेश्चन है, आपसे 1 मिनट के लिए मैं बात करूंगा, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे और कल हम 3:30 पे फिर दोबारा मिलेंगे। और छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक दे के जाऊँगा आज, आपका मैथ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको कभी लगेगा ही नहीं आप मैथ पढ़ रहे हो, आपको लगेगा अरे तो गेम खेलने वाली बात है। और मैंने आपको पहले ही बोला हमारा जो मैथमेटिक्स है दैट इज जस्ट लाइक प्लेइंग ए गेम, इसको कभी आप मुश्किल मत मानना। बोलो बेटा a की वैल्यू कितनी होगी, 50 + 10 60, 60 - 1 कितना हो गया जी 59। देख लो कितने लोगों को a की वैल्यू आ रही है 59, फटाफट करो जी। d की वैल्यू -1, 700 टर्म क्या हो जाएगी जी, इन दोनों का सम 60 - 700 माइनस में 640, ये आ जाएगा जी -640। s 700 क्या हो जाएगा जी, n/2 2a + n - 1 इंटू d। आपने किया बेटा 700/2, 2a का मतलब है a हमारा था 59, 2a की वैल्यू 118, 699, d की वैल्यू होगी बेटा -1, टोटल हो गया 350 इंटू 118 - 699, 350 -581। सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन। देखो टू एरर इज ह्यूमन, मैं कभी भी ये अपने आप को नहीं बोलूँगा कि मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कॉन्सेप्ट मेरे बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो बेटा किसी से भी गलती हो सकती है। कोई आदमी जितना बड़ा मर्जी मैथमेटिशियन हो, कैलकुलेशन तो किसी से भी गलत हो सकती है। तो मेरा आंसर हो गया -2,03,350। अगेन आई एम टेलिंग सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर ठीक आ रहा है बेटा। मुस्कान बिल्कुल ठीक है, इधर से क्या जी दिवेक मिगलानी बिल्कुल ठीक है, गौरव सोनी, मुस्कान, दिवेक मिगलानी, तनिषा और हिमांशी। तो जिन जिन बच्चों के आंसर ठीक थे वो मैंने किया। अब मेरे को छोटी सी बात ये करनी है, देखो मैंने आपको ना अपनी थोड़ी सी बात रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। पहली बात यह है कि वी शुड बी टारगेट ओरिएंटेड। हमारा टारगेट क्या है बेटा, आप मुझे मत बताओ, मेरा टारगेट तो ये है कि मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों को मैं 100% मार्क्स दिलवाने की कोशिश करूं। दूसरी बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जहाँ से मर्जी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, किसी भी स्कैनर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड वाली हमारी बात होती है बेटा, टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, हम 100 के 100 क्वेश्चन करके आते हैं, तभी तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे बेटा। अगर हम करके ही 80 क्वेश्चन आएंगे तो हमारे 100 नंबर आने का तो कोई स्कोप भी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी बच्चों के मैं चैट्स पढ़ नहीं पाया, तो मैं थोड़ा सा सिस्टम एक बार समझ लेता हूँ इनसे क्या सिस्टम है। तो कल से मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि सब बच्चों के चैट्स पढ़े जाएँ। तो आज की क्लास को हम यही कंक्लूड करते हैं, अपने टारगेट को रिपीट करते हुए, कैन वी अचीव 100 आउट ऑफ 100? यू विल से यस। मुश्किल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वी हैव टू मेक द थिंग्स पॉसिबल, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। सी यू एट 3 o'clock टुमारो। तो कल 3 से 5 बजे तक हमारी मैथ की क्लास होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैथमेटिक्स को कितना ज़्यादा इजी कर सकता हूं। तो थैंक्स अ लॉट, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, 24/7 आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विसेज। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सबको, थैंक यू। सब बच्चों ने थैंक यू लिखा, सबको थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।